हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। और एक एक्सपर्ट ने जो है इसके ऊपर जो है एक संभावना जताई है कि ये 2600 रुपये तक जा सकता है। वो भी हम देखेंगे क्यों। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें डिटेल, और शॉर्ट टर्म की भी हम बात करेंगे, लॉन्गर टर्म की भी। और सबसे पहले तो यहाँ पर ज़रा देखें कि खबर है क्या, कौन सा है वो एक्सपर्ट, कौन से वो है ब्रोकरेज फर्म। तो अदानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर क्यों बुलिश है मैक्वायरी, काफ़ी बड़ा ब्रोकरेज फर्म है ये। केवल दी आउट परफॉर्म की रेटिंग और 2600 रुपये तक जा सकता है इस शेयर, उन्होंने बोला। क्या है डिटेल वो देखेंगे। उससे पहले वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और F&O के अंदर एनालिसिस करते हैं। कई बार मैंने कहा है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और थोड़ा थोड़ा करके बेचना भी एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। और ये जो बात कर रहे हैं लॉन्गर टर्म की हो सकती है, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। और अगर आपको कुछ प्रोडक्ट्स बाई करने हैं तो यहाँ पर जो है क्लिक कर आप वीडियो को टच करके जो है यहाँ पर प्रोडक्ट्स देखने को मिलेगी। अच्छी खासी वेराइटी से बाई कर सकते हैं, होम डेकोर या फिर मेंस वेयर की चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी पर जो है मैक्वायरी इक्विटी रिसर्च काफ़ी बुलिश है। और ये जो है कुछ दिन पहले की खबर है, क्योंकि ये रह गई थी तो जो है इसलिए ये खबर हम आज यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो ये भी मतलब कि ये भी इसको भी नोट करके रखें। थोड़े दिन पहले की खबर है, ज़्यादा दिन पहले की नहीं। तो इसने अदानी ग्रीन एनर्जी को आउट परफॉर्म रेटिंग दी है। मैक्वायरी ने कंपनी के लिए 1200 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। पहले अगर बात करें तो 1200 का, जबकि ये ज़रा देखें, जबकि अगर कंपनी अपने सारे टारगेट्स पूरा करती है तो शेयर जो है वो 2600 रुपये तक जा सकता है। ये मौजूदा स्तर से 200% तक बढ़ सकता है। मतलब कि ये तब का प्राइस होगा, अभी का नहीं। तब ये शायद 900 रुपये के नीचे होगा ये प्राइस। अभी तो थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। अभी इसके चार्ट के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और क्यों बुलिश है मैक्वायरी, ये ज़रा देखें। तो मैक्वायरी के अनुसार अदानी ग्रीन एनर्जी की तेज़ी से बढ़ने की क्षमता, मजबूत नकदी प्रवाह यानी कि कैश फ्लो और कर्ज को मैनेज करने की कुशलता इसे एक बेहतरीन निवेश विकल्प बनाती है। कंपनी की रिन्यूएबल एनर्जी विस्तार योजना इसे भारत की ऊर्जा क्रांति में अग्रणी बना सकती है। और ये तो क्यों है बुलिश है वो। और अब भविष्य की क्या क्या है योजना, ये ज़रा देखें। तो मैक्वायरी इक्विटी रिसर्च ने अदानी ग्रीन के फ्यूचर प्लान्स पर फोकस किया है और निवेशकों का भी ध्यान आकृष्ट किया है कि इसके अनुसार कंपनी अभी 12 गीगावाट की उत्पादन क्षमता रखती है। इससे ज़्यादा हो गई है अब, क्योंकि ये थोड़े दिन पहले की बात है, शायद 10-15 दिन पहले की बात होगी जहाँ तक मुझे याद है। अब तो इसका पोर्टफोलियो और भी कैपेसिटी उसकी जो बढ़ गई है और इसे 2030 तक 50 गीगावाट तक बढ़ाने की योजना है। ये लक्ष्य भारत के 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन के लक्ष्य के अनुरूप है। तो मैक्वायरी ने अपने बेस केस में कंपनी की क्षमता 30 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। ये विस्तार खावड़ा सुपर साइट और बेहतर तकनीक से उपयोग दर जो है यानी कि यूटिलाइजेशन रेट बढ़ाकर संभव होगा। और ज़रा आगे देखें तो वित्तीय प्रदर्शन का अनुमान, तो अगले 5 वर्षों में EBITDA में 25% की वृद्धि, वार्षिक वृद्धि यानी कि CAGR का अनुमान है। और सालाना $1.8 बिलियन यानी कि लगभग 15,000 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग कैश फ्लो उत्पन्न करने की उम्मीद। और अगर कंपनी 50 गीगावाट का लक्ष्य हासिल करती है तो 40% CAGR तक की बढ़त संभव होगी। और आगे ज़रा देखें जोखिम और चुनौतियाँ। तो तमाम संभावनाओं और सकारात्मक संकेतों से इतर कंपनी को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। दोनों तरफ का जो है मतलब कि देखना पड़ता है। तो उच्च कर्ज यानी कि डेट, अभी थोड़ा सा डेट ज़्यादा है उनकी समस्या, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उसको मैनेज कर सकते हैं। और फंडिंग और रीफाइनेंसिंग में दिक्कतें, नियमों से जुड़ा जोखिम यानी कि रेगुलेटरी रिस्क, और आखिर में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी। तो ये कुछ जोखिम और चुनौतियाँ इसको कह सकते हैं। और आखिर में ज़रा देखें तो मैक्वायरी ने 2027 तक 1200 रुपये के टारगेट को यानी कि 17.5 गुना EBITDA वैल्यूएशन के आधार पर तय किया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये 1200 तक ही जा सकता है, इसके ऊपर भी जाने की संभावना रह सकती है। ये भी ना भूलें। अगर ये मतलब कि ये अपने जो लक्ष्य हो, टारगेट हो, उसको मतलब कि जो है बढ़ा भी सकते हैं, इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे ज़रा देखें कि अगर कंपनी अपनी विस्तार योजनाओं को तेज़ गति से लागू करती है और 50 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य समय पर हासिल कर लेती है तो इसका शेयर 2600 रुपये तक जा सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है, और ये लॉन्ग टर्म की बात है, हो सकती है और इसके भी ऊपर जाने की संभावना रह सकती है, ये भी ना भूलें। क्योंकि अगर एक बार 50 गीगावाट का लक्ष्य अगर ये हासिल कर लेते हैं तो हो सकता है उसके बाद कुछ नए प्रोजेक्ट भी लगाने की संभावना इसकी रह सकती है, ये भी ना भूलें। अब आगे देखें इसके F&O की बात। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो आज के दिन क्या हुआ, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जिस प्राइस के आसपास है 940 के आसपास, वहाँ पर क्या हो रहा है, हल्की सी जो है वहाँ पर पुट राइटिंग हुई। और हालांकि ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बिल्डअप है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर क्या दिख रहा है,
पुट की अनवाइंडिंग दिख रही है। यहाँ पर ऐसा हो रहा है प्रॉफिट बुकिंग, जो पुट राइटर्स है या फिर कॉल राइटर्स हो। अभी यहाँ पर भी हम सामने भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा, ये ज़रा देखें हैवीली अगर देखें ऊपर या नीचे, या प्रॉफिट बुकिंग की है तो मुनाफा मिला होगा अच्छा खासा कई लोगों को, तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर बिल्डअप है ये भी यहाँ पर ज़रा देख लेते हैं। तो अभी भी ज़्यादा जो है यहाँ पर 1000 के आसपास, 980 के आसपास अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो ये एक हर्डल अभी भी बना हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में इसके ऊपर जाने की संभावना थोड़ी सी कम रह सकती है। लेकिन हाँ, अगर उसके ऊपर जाता है तो फिर ये 1040 और उसके बाद 1120 तक जाने की संभावना रह सकती है। और नीचे में सपोर्ट की अगर बात करें तो अभी जहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है, एक तो ये 900 से लेकर 880 का जोन, वहाँ पर इसको एक अभी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। अगर वो लेवल टूटता है तब की बात हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर अगर देखें चार्ट के ऊपर, सो इसकी जो ऊपरी लाइन है 980 के आसपास है, यहाँ पर भी यह एक हर्डल दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर आता है तो ऊपरी लाइन ऊपर तो जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन इससे पहले भी यहाँ पर यह रुका था। और खास करके अगर बाजार का साथ मिलता है तो यहाँ पर अगर ये लेवल पार हो जाता है तो अच्छा रह सकता है। बाकी अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पर अगर देखें, हालांकि MACD का एक जो है बुलिश क्रॉसओवर हुआ हल्का सा, लेकिन ये पहला बार जो ग्रीन बना वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर भी बड़ा बार बना था, यहाँ पर भी पहला बार बड़ा बना था, और अभी ये हल्का सा बार बना है। और यहाँ पर अब देखें इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस तो 945 के आसपास का प्राइस पहला सपोर्ट इसका बात करें तो हल्का सा सपोर्ट जो है 920 के आसपास, उसके नीचे अगर देखें तो 900 रुपये के आसपास का जोन, और उसके नीचे जो है 860 के आसपास का जोन। और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूज़ होगे तो आपको पता होगा, कल मैंने बोला था पहला इसका रजिस्टेंस एरिया 960 के आसपास हो सकता है। बिल्कुल आज वहीं पर इसने हाई बनाया। तो ये कई बार मैंने कहा है, F&O के अंदर स्टॉक है, छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है। पुट और कॉल बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं अपनी मर्जी से। कैश मार्केट में भी ऐसा कर सकते हैं। मतलब F&O के अंदर, कैश मार्केट के अंदर भी मैंने कई बार कहा है कि अगर किसी के पास 100 शेयर है तो इसके अंदर जो है 10 या 20 शेयर की बाइंग या सेलिंग करनी है तो कर सकते हैं उस तरीके से। तो अगर यहाँ पर अगर देखें इसके रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया अब की बार अगर देखें तो 980 से लेकर 1000 का जोन ही अभी तो दिख रहा है। अगर ये लेवल पार होता है तो फिर 1040 और उसके बाद 1100 तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन ये पहले एक हर्डल पार हो तब यहाँ तक आ सकता है, ऐसा लग रहा है। बाकी अभी इसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाता भी है तो 965 से लेकर 970 के आसपास की अगर बात करें तो वहाँ पर एक ये रजिस्ट्रेशन फेस कर सकता है। अगर हाँ मार्केट का साथ रहता है तो फिर 980 से 1000 तक जाने की संभावना रह सकती है। अगर अदरवाइज यहीं से ये वापस आ सकता है और नीचे में 940 से लेकर 930 का जो जोन है वो एक सपोर्ट एरिया इसके लिए बन सकता है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। कल के दिन वापस इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और लॉन्ग टर्म में अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और वो प्रोडक्ट को क्लिक करना ना भूले, अगर आपको बाय करना है तो कर सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।